अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफिराज में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा सलमान और स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं और या मकबूल जान साहब। आज के पहले टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे। 3 इश्यूज़ पर हमने बात करनी है। सबसे पहला ये इशू जो कि अभी कुछ ही देर पहले फैसला आया है, तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की और 3-2 से फैसला सामने आ गया है। 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वोट काउंट नहीं होगा। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू है कि जो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के इख्तियारात को तब्दील करने का जो वफाकी हुकूमत का नया फैसला सामने आया है, नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम भी कर ली गई हैं, इस पर हमने बात करनी है। और तीसरा बड़ा ही अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है, भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है जिसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान की जानिब से 3 रुकनी वफ्द जो कि इस वक्त भारत में मौजूद है और ये इजलास 19 मई तक जारी रहेगा। इस पर क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है और उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इन तमाम तर मामलात पर हमने बात करनी है। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले और अहम टॉपिक की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तशरीह कर दी है। सर, सवालात बड़े उठते हैं कि ये तशरीह जो की है इसको राय समझा जाएगा या फिर ये फैसला होगा और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, इस तमाम तर मामले। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर एक अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि इसकी कोई तशरीह कोई और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे इसकी तशरीह। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इसकी तशरीह आज कर दी है, ख़ास तौर पर 63A के तहत। 63A की तशरीह करते हुए उन्होंने साथ साथ उसका आर्टिकल 17 जो है वो उसको ख़ास तौर पे रखा है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्टी या बनाने का या ग्रोह बनाने का हक। उसमें एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। कि एक पार्टी जो बनती है उसका एक बुनियादी हक है किसी को ग्रोह को बनाने का। उस पार्टी को फिर आगे सियासी पार्टी को बड़े एनलार्ज किया जाता है। तो अच्छा जी, ठीक। तो साथ ही उन्होंने अब ये फैसला किया है कि 63A के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो अगर कोई बंदा डिफेक्ट करके जाता है तो वो डिफेक्ट करके जाए तो फिर उसका वोट कम से कम काउंट नहीं होगा। और उसमें जो फैसले में अहम तरीन चीज़ लिखी है और वो बड़ी अहम है। हामिद खान साहब हमारी लाइन पे, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, उन्होंने भी पढ़ ली होगी और वो पढ़ने वाली है। और उन्होंने ये कहा है कि any direction issued by the later in terms of para B of clause 1 of the article 60 cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party had subsequent to such vote proceed to take or refrain from taking action that would result in declaration of the defection। कि वो अगर वो कहता है कि नहीं करना, मैं इसको फिर भी ये वोट काउंट। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर खान साहब। तो इसके असल मसला यह है कि अगर एक बंदे ने वोट वहाँ दे दिया और उसके बाद पार्टी का बंदा राजी हो गया, अगर सेटलमेंट हो गई, उन्होंने कहा नहीं यार को रिटर्न माफ कर दिया, वापसी नहीं है, फिर भी उसका वोट काउंट नहीं होगा किसी तौर पर भी। देखे ना, उसने कहा कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। उसको डिसरिगार्ड करता है और उसको तवज्जो नहीं दी जाए इसको। अच्छा, जब ये मामला चल रहा था ना, और ये मकबूल जान साहब करेक्ट कीजिएगा, तब कहा जा रहा था कि नाअहली हो सकती है लेकिन वोट जरूर नहीं। उसके 2 पिटीशन थे, 3 पिटीशन थे ना। एक पिटीशन थी रेफरेंस 1 ऑफ 20 और एक थी रेफरेंस 2 और 2020 और एक था रेफरेंस 9। रेफरेंस 2 जो है वो कहता था रिस्ट्रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स। माहिर कानून हमारे साथ है। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम और मकबूल जान। जी जी, फुलजान साहब कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इंटरप्रिटेशन है, एक तो ये बताइएगा कि क्या, चूंकि ये तो इंटरप्रिटेशन है, डिसीजन तो नहीं है, तो क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है? हो सकता है इस लिहाज से कि जब ये इलेक्शंस हुए हैं उस दौरान ये केस पेंडिंग था। ठीक ठीक। तो इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं समझा जाएगा। जब कोई केस पेंडिंग होता है तो जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी पेंडेंसी के दौरान वो उसके फैसले के उस पर उसके फैसले का असर होता है। ये बड़ी कमाल। इसका मतलब है कि पीछे जो इस दौरान जो दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के ऊपर इसका इफेक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसके अंदर एक तो बेसिक चीज़ है कि उन्होंने काउंट ही नहीं किया, तो ये तो बेसिकली उसके एसेंस जो है उसको उन्होंने देखा है कि वाकई जो है ये बनाया इसलिए गया था कि ताकि लोग वोट न दें। लेकिन वो नाइली की जो क्लॉज है और उसके वो तो वैसे रूल्स के साथ जो करती है, आप क्या समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट कर सकेगी नाइली के हवाले से? देखिए, जहां तक तो इस बात की इंटरप्रिटेशन का सवाल है जो कर दी है कि वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, उस हद तक तो नहीं कर सकेंगे। उस पर तो एक हतमी राय दे दी है उन्होंने।
जहां तक और चीजें जो हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई उसके साथ अटैच होगी कि नहीं आर्टिकल 63A के तहत, उस पर लेजिस्लेशन हो सकती है, या अगर होगी तो कितने अरसे की होगी। अच्छा, मजेदार बात जो है, पॉइंट ऑफ लॉ बड़ा मजेदार आ गया है कि हमजा शहबाज साहब को जो इलेक्शन है दैट इज बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बजाय वो गए, वो रिले करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चलती रही, उस ऑर्डर के तहत वो इलेक्शन हुए, उन्होंने एक बंदा बुलाया, उन्होंने कर दिया। अब उसके तहत 25 लोगों की एक चल रही है पर वोट। अब क्या वो दोबारा हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकेगा कि ये जो काउंट नहीं होते, या वो रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस जाएगा, ये जाएगा कहाँ? वो कैसे? जो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसको तो सेकंड जज हाई कोर्ट नहीं कर सकती ना। सर बिल्कुल कर, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए वोट 25 हमजा शहबाज के। हाँ, मतलब वो जो अगर अच्छा। तो वोटों को मिनहा करके हाँ। पूरे 186 वोट नहीं बनते हैं हमजा खत्म। के, तो उसका मतलब ये इलेक्शन वॉइड हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर कल कोई रेफरेंस, इसका कोई रेफरेंस देने की जरूरत है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन खुद सुओ मोटो कर लेगा या कुछ हो जाएगा इस तरह की सूरत? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन तो नोटिफाई नहीं किया करता ना। हाँ, नहीं करता, तो स्पीकर करता। तो लिहाजा ये तो मामला बड़ा वाज़ेह है। इसके लिए तो अब गवर्नर को नए सिरे से कॉल करनी पड़ेगी, इसकी सेशन कॉल करना पड़ेगा सूबाई असेंबली का कि भाई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था उसका इलेक्शन वर्ड हो गया। चलिए, इसका मतलब आज उनकी आखिरी दिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी बात है कि तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन है। बड़े खुश हो रहे हैं। आए शाख गए वादा बजेगा, पहला दिन भी नहीं आया था कभी, तो मुझे लगता है आए शाख गए वादा पर्दा लेकर। अच्छा, ये बात मैं कह रहा था, इनसे कई दफा कह रहा था कि मसला सारा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो जाए कि काउंट नहीं होते, और वो जो पेंडेंसी ऑफ द केस के अंदर, तो इसका मतलब है आप वो 25 तो वोट निकल गए, तो नाअहल भी तो हो सकते हैं वो अगली बात है, हो या ना हो। मुझे लगता है इमरान खान साहब कहेगा मैं माफी दे देता हूँ, तो फिर उस्मान बाजार को लगा फिर फर्क होगी, फिर बाकी सारा कुछ। अभी आपने कहा ना वापसी नहीं हो सकती, माफी सेटलमेंट भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वापसी नहीं होगी। क्या मतलब? वोट डेफिनेटली नहीं, वोट काउंट नहीं होगा, वापसी हो ना अहली की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी अगर वोट देने चला जाता है और उसकी बुनियाद पे होता यह है कि जब आदमी वोट देता है तो जो पार्टी का हेड है वो उसके खिलाफ एक दरख्वास्त, उसको एक कहता है तुमने क्यों वोट दिया, फिर उसका है कि वो 7 दिन के अंदर जवाब देता है कि मैंने इसलिए वोट दिया। वो कहता है मेरी तुम्हारी जो है तजवीज़, तुम्हारी जो रेफरेंस नहीं मानता हूँ, तुम्हारी वजह नहीं मानता, मुझे नहीं पसंद, तुम गलत किया, और वो उसको नहीं मानता, वो 7 स्पीकर को दे देता है कि इसको खत्म करो, इसकी डी सीट को। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर भेजता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर कर देता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील जो भी है वट एवर इट इज। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो उसको निकालता है या नहीं निकालता ये उसकी मर्जी है, वोट उसका नहीं काउंट होगा। अच्छा, हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मेरी काबीना हो या ना हो, मैंने 70 किलो चीनी करके दम लेना है। कर देंगे अब वो? पता नहीं, कब कहा भी कहा नहीं, कुछ दिन पहले बयान आया था, 2 दिन पहले। मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब जहाँ थे तो उनके पास इतनी बड़ी मिल थी, उस वक्त चलाते इमरान खान को फेल करते, कहते मैं 70 पे आओ मेरी दुकान से ले लो। छोड़ें, मैं चीनी वाले मामले में जो मैं बहुत सारे राज जानता हूँ चीनी के, मैं उस गवर्नमेंट में था, चीनी महंगी क्यों हुई, कैसे हुई, जब 2004 परवेज लाई के ज़माने से हुई महंगी। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान ने शुगर मिल क्यों लगाई हुई है? आप देख लें 90% शुगर मिल सियासतदानों की हैं। उसकी बुनियादी वजह है उसके अंदर बहुत बड़े घपले हैं इन सारे मामलात के अंदर। और आपको पता है कि एक शुगर मिल जाए 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 120 के करीब, तो पाकिस्तान का जो टोटल शॉर्टफॉल है ना वो 3000 मेगावाट है, तो ये 5000 मेगावाट से ये शुगर मिल्स बना सकती हैं। तो बना क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं बनाते कि जब ये करते हैं तो वापडा को कहा जाता है कि बिजली ना लो, उसको कहा जाता है क्योंकि तेल से कमीशन खाना होता है। और ये गुज़श्ता मैं तकरीबन कोई 15 साल से लिख रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त है नून शुगर मिल वाले, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हम 50 मेगावाट बिजली बनाएंगे, हम आपको हम इलाके में भेज देंगे। वापडा ने कहा नहीं हमें दें, पहले हमें दें, फिर ये दें, फिर इस रेट पे दें। उस रेट के अंदर उन्होंने कम से कम 12 साल लगा दिए और नहीं बना सके बिजली। तो पाकिस्तान में मैं इसीलिए कहता हूँ ये जो ब्यूरोक्रेसी का ऑर्डर आज कैंसिल हुआ है, ये उन ब्यूरोक्रेसी को करप्शन के लिए दोबारा शेर बना दिया गया है और इसी शेर के अंदर वो आगे चलेंगे। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? अब से होगा ये जो उन्होंने कह दिया ना, अहमद खान साहब ने कहा है कि जब केस की पेंडेंसी के दौरान
यानी जिस वक्त आप ने एक मामला हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक राय मांगी गई है, तो कम से कम इसके ऊपर तो लगेगी वो राय ना, क्योंकि जब वो ये शुरू हुआ था उससे पहले ये केस शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट स्टे भी दे सकती थी, लेकिन पेंडेंसी के दौरान तो आज तो उन्होंने कह दिया सिंपल। ये बात तो हमजा वाला तो बिल्कुल, अब देखिए अहमद खान मुखालिफ लोगों में से है इमरान खान के। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये तो अब तो तय हो गया है। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, क्या होता है बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। पंजाब में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तब्दीली आ सकती है और हमजा शहबाज का आज आखिरी दिन हो सकता है, और ये मकबूल जान साहब की आपने इस पर राय जानी। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की जानिब, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम हरफ राज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जो है वफाकी हुकूमत ने नैब के इख्तियारात को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरमीम भी की गई हैं। ये तरमीम क्या है, इससे होने क्या जा रहा है, किसको फ़ायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और ये सब 31 तरमीम तैयार कर लिए। देखें, 31 दिन के अंदर ये पहला फैसला है जो कि शहबाज गवर्नमेंट ने किया है। ये उनकी कारकर्दगी की सबसे अहम तरीन लाभ। एक तो ये कमेटी बनाई उन्होंने। बुनियादी तौर पर जिस चीज़ से मुझे इख्तलाफ है और वो है कि सिविल सर्विसेज रूल्स आए थे 2020 में। उस रूल्स के तहत बड़ी काफ़ी मेहनत के साथ बहुत बड़ी एक ग्रुप था सिविल सर्विसेज का, उन्होंने उसके रूल्स बनाए थे कि सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उसके अंदर दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो नाअहली बहुत ज़्यादा आ गई है कि जो अहल है नाअहल है उसकी अगर सिफारिश है, पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे चल रही है, अगर नून लीग का बंदा है तो उसके दौर में अच्छी पोस्टिंग ले लेगा, अगर पीपल पार्टी का बंदा है तो उसके दौर में अच्छी पोस्टिंग ले लेगा। और दूसरी अहम तरीन चीज़ उनके अंदर ये आई थी कि वो अपना उनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनको कैसे रोका जाए, अच्छा। उसके प्रमोशंस को कैसे ख़त्म किया जाए, उनको कैसे उनको इंक्वायरीज की जाएं और कैसे उनको कबल वक्त रिटायर कर दिया जाए, ताकि भाईजान आज छुट्टी करो, काफ़ी हो गए। दुनिया पूरी के अंदर रिवार्ड एंड पनिशमेंट होती है। ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा बिल गेट्स की कंपनी में हुए तो जब तक बिल गेट्स आपको फारग नहीं करता आप उसी में रहें। आप टीवी में देख लें, आपका शो अगर उसकी रेटिंग नहीं आ रही, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही, आपका लहजा ठीक नहीं है, आपको लोग कबूल नहीं करते, तो कहते हैं जनाब आपको और काम करें, ये आपका काम नहीं है। लेकिन ये सिविल सर्विस में क्या है कि आपने एक इम्तिहान पास कर लिया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया कि आप 22 ग्रेड में आज तक पहुंचेंगे और 22 ग्रेड पे जाकर रिटायर होंगे, बेशक आप कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 22 ग्रेड पे नहीं पहुंचेंगे, आपके हाथ में, आपके इस कलम के हाथ में अरबों रुपया है, इस कौम का टैक्स पेयर्स का आ रहा है, आप डिसीजन कर रहे हैं, आपके हाथ में एक कौम के आम आदमी की किस्मत आ रही है, आप उसको 7 साल के लिए जेल भेज रहे हो, आपको 3 साल के लिए जेल भेज रहे हो, आप उसके अरबों रुपए की जायदाद के फैसले कर रहे हो, आप उसके कस्टम्स ड्यूटी जो है वेव ऑफ कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी रख रहे हो, आप बाहर फॉरेन ऑफिस में जा रहे हो, आपके हाथ में सीक्रेट कोड है, आप उसको बेच सकते हो, आप मुल्क के साथ गद्दारी कर सकते हो, क्या क्या कुछ है उसके अंदर। तो आपको हर लम्हे चेक करना चाहिए था कि आपकी हालात कैसे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने 2020 का जो ऑर्डिनेंस है आज उसको शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लाडले जो हैं वो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और उनके लाडले हैं ब्यूरोक्रेसी। मैं गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से कहता, 32 साल मैंने इस ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम तर बुराइयों, पाकिस्तान के अंदर करप्शन, पाकिस्तान के अंदर बदयांती की बुनियादी, मैं ये नहीं कहता 100% ये करते हैं, लेकिन अगर 100 रुपए की करप्शन है तो उसके 80% के जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि सियासतदान आखिर दम तक मर जाता है, उसको फाइल पढ़नी नहीं आती। अच्छा। जाहिर बात है उसके सामने आपने बनू के रखा, ये किया, वो किया, सारा कोई ब्यूरोक्रेसी, एक फाइल बनाई, आप ब्यूरोक्रेसी को उसका मिजाज पड़ती है कि क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से वो फाइल बना के उसके सामने रख देती है। इसी तरह जर्नैल जब आते हैं तो उनको कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं। आप जब शरफ आया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उन्होंने कहा था कि आप हमारे जो कर्नल हैं ना टीम से, इनको आप ज़रा वो बताए दें कि रेवेन्यू के बारे में ब्रीफिंग दे दें। तो कोर कमांडर साहब थे, उन्होंने कहा ब्रीफिंग जब दे लें 2 घंटे बाद तो मेरे पास आ जाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या सोचता है, हम लेट्स हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। मैं चला गया, उन्होंने मुझे बातें करते करते कि आपने इनको अपना पटवारी की 2 नंबरियाँ बता दी हैं। तो मैंने कहा मेरी 20 साल नौकरी हो गई है,
मुझे खुद नहीं समझ आई कि उसकी 2 नंबरें क्या होती हैं क्या। अच्छा। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि जर्नैलों को भी 5-5 7-7 साल लग जाते हैं चीजें समझने में। इतने में उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो सारी करप्शन के रास्ते ब्यूरोक्रेट सिखाते हैं, सारी बदयांतियों के तो रास्ते। ये तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी वो कर रहे हैं सब कुछ फैसला। हक में फैसला आया, ये तो उन्होंने उनके हक में आया ऑर्डर ना ही कि वो, खत्म हाँ। कर दिया ना। जो कानून बनाया गया था 2020 में, अगर देखो उस कानून में भी खराबियां थी, हर कानून में होती हैं, अल्लाह ताला का तो कानून नहीं है, उसमें भी खराबियां थी कि उसमें आप उससे एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उन्होंने उसको चेक करने के लिए कानून बनाया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि खुली छूट मिल जाएगी ब्यूरोक्रेसी को। हाँ, मैं बताऊं कैसे मिल जाएगी छूट से ज्यादा एक और हरकत होगी। 1973 से पहले, 1973 के आइन से पहले, ये जो आइन है पाकिस्तान का, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले जो 1962 का आइन था और 1956 का आइन था, और उससे पहले जो 1935 का इंडिपेंडेंस ऑर्डर था, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से, इन सारों के अंदर एक चीज मौजूद थी कि एक ब्यूरोक्रेट को जो कि आज़ादाना तौर पे, ईमानदाराना तौर पे काम करना चाहता था, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हासिल था। कैसे? यानी आप उसको निकाल नहीं सकते थे अच्छा। जब तक आप उसके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे ठोस सबूत न लेके आए। ठीक, उससे होता हुआ ये कि पाकिस्तान की जो सारी तरक्की है उस स्टील फ्रेम की वजह से। देखो दुनिया में ब्यूरोक्रेसी जो है ना, एक स्टील फ्रेम होता है, इसके अंदर होता यह है कि ये मजबूत रहे, हवा आती रहे, ये इसके से गुजरती रहे, ईंटें गिरती रहे, चीजें होती रहे, फ्रेम को फिर दोबारा मजबूत हो, आप दोबारा खड़ा कर लेते। 1960 से 65 तक एक 5 ईयर्स प्लान बना था, ये बनाया था पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन ने, और ये बनाया था महबूबुल हक साहब ने। वो उस वक्त इंचार्ज थे प्लानिंग कमीशन की। तो वो प्लान जो था, उस वक्त साउथ कोरिया जो था वो नया नया अपनी जंग से बाहर निकला था, 12 साल जंग। तो पाकिस्तान आए और उन्होंने आके वो प्लान हमसे ले लिया 1960 में, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने आइन के अंदर तरामीम कर दी। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौजूद थी। तो उन्होंने कहा 73 से पहले, 1973 से 1960 में आए थे वो, तो 62 में कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1956 का आइन भी था पे ब्यूरोक्रेट। तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने कहा इसको तब्दील नहीं करना, बाकी जो मर्जी हो जाए। अच्छा। उनके यहाँ 26 साल में 19 प्राइम मिनिस्टर आए, यानी हर प्राइम मिनिस्टर का 1.25 साल का टेन्योर, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उन्होंने 8 तरमीमें की, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट जो है उसको कत्ल कर दिया, वो बकायदा पब्लिक। इसके बावजूद भी उनके यहाँ ये स्टील फ्रेम मौजूद था, इसको उन्होंने ख़राब नहीं किया। उनके यहाँ तरक्की का पहिया चलता रहा। आज वो इस वक्त दुनिया की मेजर इकॉनमी में से एक है साउथ कोरिया। हमने क्या किया, भुट्टो साहब को अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे, भुट्टो साहब ने 2 बहुत जुल्म किए पाकिस्तान के अंदर। एक तो यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए उसने सबसे पहला काम यह किया कि पाकिस्तान की नेशनलाइजेशन कर दी। जिस किसी ने कोई पैसा खर्च करके कारखाना लगाया हुआ था उसके उससे छीन लिया और उसको ज़मीन पे लेकर। दूसरा, एजुकेशन के साथ भी उन्होंने किया, वो उन्होंने तालीमी इदारे नेशनलाइज कर दिए, उनका मयार ही तबाह हो गया। वो जो एक ज़माने में डेडिकेटेड लोग थे जो कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन चलाते थे, ज़िंदा डिग्री कॉलेज चलाते थे, जिना मुस्लिम इस्लामिया कॉलेज सियालकोट चलाते थे, वो सारे घरों में बैठ गए। स्ट्रक्चर दोबारा आयरन जैसा हो लेकिन जाएगा। इसने क्या किया, भुट्टो ने जो सबसे बड़ी ज्यादती की, उसने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म कर दी जो आइन में मौजूद थी, जो ब्यूरोक्रेट को दी गई थी। ब्यूरोक्रेट को दी गई। अब क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेट जो था वो एट द स्वीट विल ऑफ द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान हो गया। वो जब चाहता था उसको कान से पकड़ के निकाल सकता था। हमें ऑर्डर दिया जाता था, जो मिलता था, हम जब सिविल सर्विस में आए थे तो हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर मिलता था, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान नीचे योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लेके भेजता था कि मैं आपका बड़ा खादम हूँ, आप तशरीफ लाएं हमारी नौकरी के अंदर। लेकिन वो जब चाहे आपको निकाल सकता था। उसके बाद 73 के इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 22 अमेंडमेंट्स हुई हैं, तकरीबन 150-200 अमेंडमेंट्स हुई हैं एक किस्म की मिला के, क्योंकि एक अमेंडमेंट में 50 अमेंडमेंट भी हैं। हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं दी ताकि वो कान से पकड़ के हम कभी भी निकाल सकते हैं। अब वो वापस आ गया है आज के बाद। एक तो ये वापस आ गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी कोई बहुत कर्म नहीं किया, उन्होंने भी इसको वापस नहीं किया। उनको डराया हुआ था ये शेर हो जाएंगे, ये कर देंगे। उसने बहरहाल चेक करने के लिए कि इनको करप्शन को चेक करने के लिए उनको कम से कम जैसे कहते हैं प्रमोशन बार, जैसे हर दुनिया में, हर मुल्क में होती है, दुनिया की हर कंपनी में होती है कि कैसे प्रमोशन, उसने उसको नाफज किया था और उसके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन का कि इसको ये 20 ग्रेड से ज़्यादा जाने के काबिल है कि नहीं है, अच्छा। ये 19 ग्रेड से, ये वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। और अब हो रहा है कि सारी इंक्वायरियां जितनी चल रही थी कि तुमने फलां जगह ज्यादती की, तुमने ये किया, तुमने पैसे बनाए, वो सब खत्म हो गया। इसमें हो क्या रहा है, ये इतने शेर हो गए हैं
कि एक ग्रुप जो है वो जब बरसेदार आता है तो दूसरे की ऐसी तैसी फेरता है, पीपल पार्टी वाला आता है तो नून लीग की ऐसी फेरता है, नून लीग वाला आता है तो पीपल पार्टी वाले की ऐसी तैसी फेरता है। पीपल पार्टी के पीटीआई ईमानदार, को भूल रहे हैं आप? पीटीआई ने बना नहीं ना अब तक ग्रुप, अच्छा, अभी 2-3 साल में ग्रुप नहीं बनते ना, ग्रुप बनते हैं लंबे काम से। पीटीआई तो बनाने के चक्कर में से आपने निकाल दिया, 3 साल में ग्रुप नहीं बनते। तो ब्यूरोक्रेट तो मतलब वो है जो कि 15-15 साल एंगेजमेंट रखती है। ये ऐसी हसीना है, ये तो बहुत एंगेजमेंट्स के बाद पता चले देती है कि मैं किसके साथ हूँ। ये तो कमाल के लोग होते हैं। आप खुद सोचे ना, सलमान फारूकी एक जगह पे है, ठीक है, उस्मान फारूकी, सलमान तो उसके वालिद थे, शर्मिला जो स्टील मिल के चेयरमैन, उस्मान फारूकी बेनज़ीर का भी ब्लू आइड बॉय होता है और उसका भी ब्लू आइड बॉय है अपना, क्या नाम है, नवाज शरीफ का भी, क्योंकि उस तो वो उनको काम करने वाले बंदे चाहिए इस तरह और बहुत सारे के सारे, सईद मैजी साहब, दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मैं चाहता लेकिन 3 साल के अंदर बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश की थी उसने भी। आजम खान को सेक्रेटरी लगाया, आजम खान ने अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की थी लेकिन बन नहीं पाया। अभी जैसे कहते हैं पट्टी में गारे में, जैसे कहते हैं ना, वो अभी उसमें आबो गिल में था अभी ना सारा मामला वो लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि इसका मतलब ये है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की कोशिश करेगा, जब भी इनको हाथ डालने की कोशिश करेगा, अगले बंदे से आके अपना सारा मामला वापस करवा देंगे। मुशर्रफ ने नैब बनाया, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी बाद में उसकी, पूरे कानून का तहस कर दिया। याया खान भुट्टो ने 1400 निकाले, ठीक है, अच्छा। इन्होंने उसके बाद जो फिर दोबारा ज़िया आया तो फिर सारे जिस तरह वो लुडियाँ डालते वापस आए हैं, सबको पता है। अयूब खान ने 303 निकाले, जिसमें वो याया खान निकाले थे, वो क्या नाम था, मुस्तफा ज़ैदी मरहूम भी थे सबके। उसके बाद जो फिर इन्होंने उसके बाद तवाइफुल मलूकी की, जो याया खान को फेल किया, ये बड़े कमाल लोग हैं। ये ऐसी कमाल इलास्टिक के बने हुए हैं कि आप इनका इलास्टिक खींच के वो दरवाजे तक ले जाएँ, ऐसे ढीले करेंगे वापस, के बाद उसी इलास्टिक। अच्छा, तो ये असल में ये पाकिस्तान का बड़ा तारीख दिन है आज, और ब्यूरोक्रेसी के लिए जश्न का दिन है। अच्छा। और हर उस बदयानत के लिए जश्न का दिन है कि जो समझता है कि मेरी बदयानती को किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। इमरान खान पकड़ना चाहेगा तो मैं नवाज शरीफ से बच जाऊँगा, नवाज शरीफ पकड़ना चाहेगा तो मैं जरदारी से बच जाऊँगा, जरदारी पकड़ना चाहेगा तो कोई जर्नैल मेरे रेस्क्यू में आ जाएगा। ये वो लोग हैं, इनकी वजह से ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। चलें जी, इस पर औरिया मकबूल जान साहब की राय आपने सुनी। इसके बाद अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम हरफिराज में एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे। बड़े ही आम मामले पर बात करनी है हमने। भारत में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है, जो कि 19 मई तक जारी रहेगा, और इसमें पाकिस्तान, चीन और रशिया भी शरीक है। अगर हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है, इंडिया और चाइना का जो तनाज़ा चल रहा था, उसके बाद ये होने वाली इस तरह की पहली मुलाकात है। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सब इजलास कितना अहम है, इसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देखते हैं और क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं? मौजूद हैं सेक्रेटरी खारजा मोहतरमा तमीना जंजुआ साहबा, और ये पूरी इज़ार बातें को जानते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन जो थी ये कैसे कायम हुई, उसमें इंडिया का क्या रोल है, और अभी रिसेंट जो तनाज़ा उनके हुए हैं, ख़ास तौर पे लद्दाख वाला तनाज़ा, फिर यूक्रेन वॉर, फिर उसके बाद जो उनकी आपस में पैक्ट हुआ था उसी लद्दाख के ऊपर रूस ने के अंदर जाके, जिसमें कि वो इंडिया जो है वो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर से दस्तबरदार भी हो गया था। देखना यह है कि इंडिया में क्यों, इसकी क्या हैसियत है, क्या वजह है कि वहाँ बुलाया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तमीना साहबा, ये बताइएगा कि ये भारत में, क्योंकि भारत एक माने में ऑब्जर्वर की हैसियत के तौर पे लिया गया था इसको, ख़ास क्योंकि उसको चीन उस तरह की अहमियत नहीं देता था जिस तरह बाकी ममालिक की को दी जाती थी, क्योंकि वो अपने ही जो स्टेट्स थी उनको ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व किया था। ईरान भी एक शुरू में ऑब्जर्वर के तौर पे गया था। तो ये बताइएगा कि भारत में क्यों इसने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसका इजलास बुलाया गया है और उसकी अहमियत क्या है? जी, ये रीजनल एससीओ की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर एक है जो ताशकंद में बेस्ड है, और उसकी एक लीगल टेक्निकल मीटिंग है। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एक लीगल मीटिंग है। लीगल एक्सपर्ट्स भी, जो डायरेक्टर लेवल के लोग जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि पहले तो पाकिस्तान और भारत ने दोनों एससीओ एक वक्त में ज्वाइन किया था। ये रूस और चीन ने एग्री किया था कि पाकिस्तान और
हिंदुस्तान जो है वो एक से एक वक्त में एससीओ को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान ने उसमें फिर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, हमारी बहुत पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहती है ताशकंद में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का, जो रैट्स इसको कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो ये सितंबर लास्ट ईयर में, और होता ये कि एससीओ में जो चेयरमैनशिप है 6-8 ममालिक हैं एससीओ के, चेयरमैनशिप जो है वो रूसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक हर नेक्स्ट बंदे को हर साल दी जाती है। तो अब नेक्स्ट ईयर जो है वो कजाकिस्तान में होगी। लास्ट ईयर जो थी वो हिंदुस्तान को सितंबर में चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ मिली थी। तो उसी के नीचे फिर अब ये जिम्मेदारी होती है कि जो मुल्क जो है चेयर ऑफ एससीओ वो उसकी तमाम मीटिंग्स को अरेंज करे। सो एक टेक्निकल मीटिंग है जो उन्होंने अरेंज की है अच्छा, इसमें एक तो ये बताइएगा कि ज्यादातर इसमें फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, फिर इसका मतलब ये है कि इंटीरियर के लोग गए होंगे जो इसको देख रहे होंगे, जो एंटी टेररिज्म का मामला है? नहीं, फॉरेन ऑफिस लीड करता है इसमें, अच्छा, क्योंकि एससीओ जो है वो लीड करता है और उसमें साथ इंटीरियर के भी और एंटी टेररिज्म रिलेटेड जो हैं एक्सपर्ट्स वो जाते हैं, और इसका नाम है कमेटी का लीगल एक्सपर्ट्स कमेटी। सो ये एक डायरेक्टर लेवल की कमेटी है। इसको इतनी अहमियत देना जो हिंदुस्तान का मीडिया देना शुरू किया हुआ है वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, चले आप मिल गई हैं माशाल्लाह इस वक्त, तो ये बताइएगा कि इनकी आपस में, आपको याद होगा कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ करती थी एससीओ के तहत मुख्तलिफ ममालिक की, तो इसकी एक तो यह है कि ओवरऑल रीजनल उसकी बायलैटरल लेवल पे अहमियत है। इसको कहीं इस तरह के जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी पैक्ट के तौर पे जैसे नेटो है, उस तरह में ये कहीं हो सकता है कि फ्यूचर में ये इस तरह के सूरत में बदल जाए, या जैसे क्वाड बना है वैसे बदल जाए ये इत्तेहाद जो है? देखिए, डाइवर्स हैं बहुत, मेंबरशिप इसकी बड़ी डाइवर्स है और इसका देयरफॉर सिक्योरिटी एक आर्किटेक्चर बनना ज़रा मुश्किल है, लेकिन है बिल्कुल इसमें मीटिंग, आपने सही कहा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी एससीओ के नीचे हुई हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है जिसमें टेररिज्म को भी डिस्कस करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनना ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप देखिए कि उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, तो इसका इस वक्त बनना जैसे आप कह रहे हैं वैसा ज़रा मुश्किल है नेटो की। अच्छा, इंडिया ने इस पर मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगाई है, तो क्या ऐसा नॉर्मल होता है या सिर्फ ये इंडिया में ऐसा हो रहा है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया इस तरह की मीटिंग्स में? टेक्निकल मीटिंग्स में नॉर्मली मीडिया को नहीं अलाउ करते। टेक्निकल मीटिंग जो होती हैं, बिकॉज उसमें टेक्निकल एक एजेंडा है। 28 एक इन्होंने अडॉप्ट करना है एजेंडा एससीओ की काउंसिल का, और एससीओ रैट्स काउंसिल मीटिंग का इन्होंने एजेंडा अडॉप्ट करना है। उसमें 28 पॉइंट्स हैं और सब ऐसे टेक्निकल हैं कि डिप्लोमेटिक स्टेटस क्या हो, तो अवार्ड क्या दिया गया और ये हो, तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें ये भी एक अहम बात है कि अब ये टेररिज्म जो है, ये अब इंटरनेशनल जो है पूरा अरीना, उसके फैशन में से कुछ निकल गया हुआ है काफ़ी अरसे से। अब कुछ बातें और तरह की हो रही हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतने अरसे के बाद एंटी टेररिज्म की गुफ्तगू जो है वो किसी जगह पे हो रही है। नहीं, ये रैट्स एक स्ट्रक्चर है जो ताशकंद में मौजूद है और जिस पे बाकायदा हर बार किसी न किसी, अब इस वक्त हिंदुस्तान के पास है चेयरमैनशिप, नेक्स्ट ईयर कजाकिस्तान, नेक्स्ट सितंबर में कजाकिस्तान के पास चली जाएगी, फिर सारी मीटिंग्स कजाकिस्तान में होंगी। नहीं, मैंने सवाल किया था इंटरनेशनल लेवल पे। अब उस तरह वो जो रिटोरिक है टेररिज्म का, एंटी टेररिज्म का, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का, वो कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं होता। चीजें कुछ और डिस्कस हो रही होती हैं, यूक्रेन हो रही होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो रही होती है, बाकी चीजें होती हैं। अब ये मतलब जैसे लगता है कि बैक बर्नर पे चला गया है जो डिस्कशन के, क्योंकि आप वैसे आप फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है, तो जिस जमाने में आप थी उस जमाने में तो ये ऐसा था कि जैसे दुनिया में एक ही इशू है इस वक्त। जी, अब वो ऑब्वियसली इस इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यूक्रेन है या और मामलात हैं जिन पे, मिडल ईस्ट है, इनके तमाम फोकस हमारे लिए कश्मीर की बहुत की अहमियत जो है, ये सब चीज़ें जो हैं हम तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। लेकिन ये है कि आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन यूएन में भी सिस्टम्स हैं, एक स्पेशल डिवीज़न है यूएन के अंदर भी जो टेररिज्म, एंटी टेररिज्म से डील करता है। तो है, बर्निंग इशू तो है, लेकिन परहैप्स आप शायद जैसे कह रहे हैं कि इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रही जितनी पहले थी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमीना साहब आपका। बिल्कुल। तमीना हमारे साथी मैं एक में सवाल हमारे करना चाह बैचमेट रही हैं, थी। बहुत ही उसने बड़ी अच्छी बात देखी। अच्छा। आज से 20 साल पहले जाए तो दुनिया को जैसे बुखार चढ़ा हुआ था ना, टेररिज्म का। दहशतगर्दी तो ये और वो, आज अगर 200 खबरें हैं तो उनमें से 2 खबरें निकलेंगी आपको मिलेंगी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। इसकी फलाना क्या है। वजह है? इसकी वजह यह है कि और पड़ गए ना वो एक अच्छा, वो रौले और पड़ गए हैं। रौले और पड़ गए हैं। वो एक आदमी जो था ना, वो सर के इलाज के लिए गया ना किसी बंदे, तो उसको मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि मुझे तुम्हें 10 रुपये का एक नोट रखो। उसने कहा ठीक है 10 रुपये का नोट। उसके बाद उसने कहा कि एक और तुम मुझे 2 रुपये रखो, फिर उसका उसने 8 आने रखो, यानी 50 पैसे। तो करोगे क्या? उसने कहा मैं 10 रुपये का बारूद मंगाऊंगा और उसके साथ 2 रुपये का मैं लंबा सा 15-20 गज लंबा एक फीता मंगवाऊंगा और 8 आने की मैं माचिस मंगाऊंगा 50 पैसे। तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ना कमीज़ के साथ बारूद बांध के तो फीते को लगा दूंगा। अब वो फीतर से नजदीक आ रहा होगा, तुम्हें सर की भूल के ना तुम उस बारूद के पीछे लग जाओगे। वो बारूद, ये एक सूरत हाल अब हुई है। क्या वो यूक्रेन आ गया है, यूक्रेन की टेररिज्म और तरह की हो गई है, वॉर शुरू हो गई है, चीन की कंटेनमेंट शुरू हो गई, सारे अलकायदा सब भूल गया। मैंने पहले दिन कहा था 2011 के अंदर एली क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था और ये जो कमीशन बना उसामा बिन लादेन वाला, उसमें मेरी पेशी थी, तो उससे मैंने उनको कहा था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारना ही मारना था, खा वो ड्रामे में मारे या वैसे मारे, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं यहाँ से, उन्होंने बड़े बिस्सा गोल करना। उनका आज मामला तो और हो चुके हैं। अब मामला यह है कि बहरे हिंद को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, अब मामला यह है कि चीन को कैसे आगे जाते हैं, अब मामला यह है कि पाकिस्तान के सीपैक को कैसे रोकते हैं। अब पाकिस्तान के सीपैक को रोकने में टेररिज्म का तो कोई काम नहीं है, यहाँ तो आपने मेन फिजिकली इसको रोकना है, खा वो उसमें माइंडसेट चेंज हो गया शायद। तो असल मतलब तो यह है कि ये जो खबर इंडिया के अंदर उन्होंने इंडिया वाले जो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, और इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें अफगानिस्तान तवज्जो का मरकज है इस इजलास में। नहीं, वो बेजार बात है। इंडिया के अंदर तो सारे बैठे, आप मुझे ये बताइए क्या ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बोलेगा? क्या किर्गिस्तान कजाकिस्तान अफगानिस्तान का, क्या रूस अफगानिस्तान के खिलाफ बोलेगा? पाकिस्तान पे तो शायद कुछ तवक्को की जा सकती है, आज के हालात बदल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में एक खबर अहम सुनाता हूँ कि जनरल फैज़ जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की और उसकी जो नेगोशिएशन के लिए गए हुए हैं, और पाकिस्तान ने 2 बंदे मुस्लिम खान और एक और जो हैं वो तालिबान के TTP के, वो अफ़गानिस्तान तालिबान को हवाले किए हैं ताकि खबर दे रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी खबर है। चलें जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और या मकबूल जान साहब ने जाते हैं एक बड़ी खबर भी सुना दी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।